तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शिवम राजपूत आप सभी लोगों का डाउटनट के इस टीचिंग प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से स्वागत है। सभी लोगों को गुड इवनिंग, सभी लोगों को नमस्कार। जुड़ जाइए दोस्तों। कल सभी लोगों को दोस्तों हम लोगों ने किशोरावस्था चैप्टर जो है वो ख़त्म किया था। आज जो है दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आप सभी लोगों के सभी एग्ज़ाम्स के लिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होती है। बड़े इत्मीनान से पढ़ेंगे, शांति के साथ पढ़ेंगे, हर एक बिंदु को समझते हुए चलेंगे, हर एक दोस्तों स्टेप को दोस्तों यहाँ पर इजीली समझते हुए चलेंगे, क्योंकि ये थ्योरी अगर आप लोगों ने समझ ली तो आप लोगों के 3 से लेके 4 नंबर किसी भी एग्ज़ाम को आप देने जा रहे हो उसमें 100% पक्के समझो। तो आज का जो सिद्धांत है दोस्तों वह हमारे के पियाजे के कॉग्निटिव और दोस्तों यहाँ पर विकासात्मक सिद्धांत से रिलेटेड है। तो दोस्तों पियाजे की थ्योरी पूरी आज के सेशन में हम लोग कवर अप करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे। इसकी दोस्तों इन डेप्थ एनालिसिस देखेंगे, क्या है, कैसे इसमें स्टडी की गई, किन किन लोगों के बारे में इन्होंने बताया, क्या क्या स्टेजेस थी, क्या असिमुलेशन, क्या अकोमोडेशन होता है, सब चीज़ें देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। और दोस्तों मैं शिवम राजपूत आप सभी लोगों के लिए डेली रात में 8 बजे आपके अपने यूट्यूब चैनल पर सीडीपी की क्लासेस लेकर के आता रहता हूं। तो जिन भी बच्चों ने दोस्तों अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी दबा दो। और साथ में आप सभी लोगों ने दोस्तों यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर अगर हमारे डाउटनट का टीईटी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करने का लिंक आप लोगों के वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप लोग हमारे साथ पेड बैचेस में जुड़ करके अपनी तैयारी स्टार्ट करना चाहते हो तो दोस्तों पेड बैचेस में आप सभी लोगों के लिए DSSB PRT का पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट बैच अवेलेबल है, जिसे ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। यह आपकी तैयारी में दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण बैच रहेगा। और दोस्तों जब बच्चों की काफ़ी डिमांड थी सीटेट के लिए, तो दोस्तों सीटेट के आपके नए बैचेस भी आ चुके हैं। सीटेट का पेपर 1 पेपर 2 का दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के कंप्लीट बैच अवेलेबल हैं। दोस्तों यहाँ पर सीटेट के लिए द्रोण बैच 2022, ये दोनों बैच आप सभी लोगों को हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल होंगे। आप दोस्तों यहाँ पर सीटेट की अगर तैयारी कर रहे हैं और दोस्तों हमारी टीम के साथ जुड़ करके सभी सब्जेक्ट की तैयारी एक साथ एक ही जगह पर करना चाहते हो तो हमारे बैच में एनरोल कर सकते हो, जिसके लिए हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए इंट्रोडक्टरी प्राइस रखा हुआ है 1499 रुपये, जिसको दोस्तों आप जाओगे ऐप पर, हमारी ऐप पर, तो वो आपको 2999 दिखाएगा, लेकिन वहाँ पर आप कूपन कोड यूज़ कर देना DNTET 1500 रुपये। इसकी वजह से आप सभी लोगों को यह बैच मात्र 1499 में मिल जाएगा। इसमें आप सभी लोगों को सभी एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के द्वारा कंप्लीट बैच उपलब्ध कराया जा रहा है, कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए रहेगा। और इसमें जो भी दोस्तों सिलेबस कराया जा रहा है वो पूरा सिलेबस जो है कैसा है, न्यू पैटर्न बेस्ड सिलेबस है। कैसा सिलेबस है दोस्तों, यहाँ पर न्यू पैटर्न बेस्ड सिलेबस है। तो बिल्कुल भी घबराना मत। इसमें हम लोगों ने 2022 में जितने क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं उन सभी की समरी को भी इंक्लूड किया हुआ है। सीटेट का दोस्तों यहाँ पर पेपर 2 के लिए SST का भी बैच अवेलेबल है, जिसे भी आप DNTET 1500 यूज़ करके दोस्तों ज्वाइन कर सकते हो। और साथ में साइंस और मैथ का भी पेपर 2 बैच अवेलेबल है, जिसे भी आप लोग सेम कूपन कोड के साथ ज्वाइन कर सकते हो। इन सभी बैचेस की दोस्तों एडमिशन की डेट जो है स्टार्ट हो चुकी है 24 तारीख से, और 15 तारीख से दोस्तों आप लोगों की क्लासेस रेगुलरली स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप इसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और साथ में जिन बच्चों का सीटेट हो चुका है वो यहाँ पर KVS के लिए भी दोस्तों यहाँ पर तैयारी कर रहे होंगे, और सुपर टेट के लिए, तो सुपर टेट का प्राइमरी का बैच भी आप लोगों के लिए उपलब्ध है। जल्दी ही KVS का भी आ जाएगा। सुपर टेट प्राइमरी का जो चाणक्य बैच है, इसमें दोस्तों आप सभी लोगों को ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस दी जाएंगी। कितनी दोस्तों, ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस दी जाएंगी। और दोस्तों इसमें आप सभी लोगों को कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश सब कुछ अवेलेबल है। तो एक ही बैच में आपको सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के सेशन को, जो कि आज का पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड है। तो कमेंट करके बता दो भाई, क्या सभी लोग तैयार हैं, है ना। तो स्टार्ट करें। इसके पहले आप सभी लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इस नंबर पर मिस कॉल करके या इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ही आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं दोस्तों पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो सबसे पहले हम लोगों को ये पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है हमें पढ़ने की ज़रूरत क्यों होती है। देखो,
एक शब्द आता है कॉग्निशन। कॉग्निशन को हिंदी में बोला जाता है संज्ञान, और संज्ञान का अर्थ होता है बुद्धि। तो दोस्तों जो बुद्धि होती है ये जन्म से दोस्तों हमें अपने मम्मी पापा से प्राप्त होती है। हमारे मम्मी पापा में भी चिंतन करने की, सोचने की, समझने की, मनन करने की, समस्या समाधान करने की क्षमता थी। ये क्षमता हमारे अंदर भी है। तो आप सभी लोगों से कहा जाए सर बुद्धि एक कैसी क्षमता है, तो आप बोलोगे सर ये हमें जन्म से ही मिली हुई क्षमता है। लेकिन सर ये जो क्षमता जैसे हमें जन्म से मिली हुई है तो ये फिक्स है या इसका धीमे धीमे विकास होता है? आप लोग बताइए, यह क्षमता जो है यह फिक्स है या इसका धीमे धीमे विकास होता है? इसका विकास होता है। इसका विकास कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें इसको प्रभावित करती हैं, इसका विकास किस तरह से होता है, इसके बारे में आप सभी लोगों को किसने बताया हुआ है? हमारे जीन पियाजे ने बताया हुआ है। तो अगर आप सभी लोगों से पूछा जाए संज्ञान का अर्थ क्या होता है, संज्ञान का अर्थ हो जाता है हमारी बुद्धि, दिमाग, ठीक है ना, जो भी ब्रेन, इससे रिलेटेड जो भी प्रक्रियाएं होती हैं ये संज्ञान में आ जाती हैं। और दोस्तों पियाजे ने इसके बारे में बात कही हुई है। और बात ये आ जाती है कि टीचर होने के नाते इसको आप लोगों को पढ़ना क्यों जरूरी है, क्यों समझना जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर कैसा चल रहा है विकास, और इसको समझने के लिए अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग दोस्तों यहाँ पर क्या किए हुए हैं, डिफरेंट थ्योरीज दी हुई हैं। अब इन थ्योरीज को समझने के लिए दोस्तों यहाँ पर क्यों जरूरी है, दिस थ्योरी मेक इट वेरी इजी फॉर अ टीचर टू अंडरस्टूड द चिल्ड्रन इन टर्म्स ऑफ दोस्तों चेंजेस दैट टेक प्लेस विद इन देयर एज। तो दोस्तों यहाँ पर इन सभी सिद्धांतों को पढ़ने से एक शिक्षक के लिए बच्चों को उनकी उम्र के साथ होने वाले परिवर्तनों के संदर्भ में समझना क्या हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, ये आप लोगों ने दोस्तों यहाँ पर कई बार मिस कर देते हो कि कोई थ्योरी हम पढ़ रहे हैं तो क्यों। पियाजे की थ्योरी को पढ़ने से हमें ये पता लग जाता है बच्चे का दिमाग काम कैसे कर रहा है, बच्चा सीख कैसे रहा है, बच्चा आगे कैसे बढ़ रहा है। तो इस थ्योरी को पढ़ने से हमें ये पता लगता है बच्चे का दिमाग आगे कैसे बढ़ रहा है। जब हमने सीख लिया कि भाई बच्चे का दिमाग कैसे बढ़ रहा है, कैसे आगे काम कर रहा है, तो हमें बच्चे को जब पढ़ाना होगा इससे हमें आसानी होगी या कठिनाई होगी। तो ये जो है हमारे पढ़ाने की क्रिया को क्या कर देगा, आसान कर देगा। इन्होंने एक डोमेन और बताई थी, कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन होती क्या है? कॉग्निटिव डोमेन को दोस्तों अगर आप सभी लोगों से हिंदी में कहा जाए तो इसमें वो सारी चीजें आ जाती हैं जो हमारे किससे जुड़ी हुई होती हैं, संज्ञान से जुड़ी हुई होती हैं, जो हमारी बुद्धि से जुड़ी होती हैं, जो हमारे दिमाग से जुड़ी होती हैं, जो हमारे दिमाग के पक्षों से जुड़ी होती हैं। तो कॉग्निटिव डोमेन में बुद्धि से जुड़ी हुई कार्य आ जाते हैं। इसमें क्या क्या आ जाता है, सभी मानसिक प्रक्रियाएं आ जाती हैं, जैसे सोचना, तर्क करना, समस्या समाधान करना, कल्पना करना, चीजों को याद करना। तो दोस्तों यहाँ पर थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी क्या है, हमारी मेंटल प्रोसेस है। और इनका दोस्तों विकास किसके साथ होता है, बुद्धि के विकास के साथ होता है। इसीलिए दोस्तों इन सभी चीज़ों को हम कहाँ पर पढ़ते हैं, कॉग्निटिव डोमेन में पढ़ते हैं। जीन पियाजे कौन है? जीन पियाजे को दोस्तों कहीं कहीं पर बाल मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ध्यान से सुनना दोस्तों, इन्हें बाल मनोविज्ञान का जनक भी कह देते हैं। और कहीं कहीं पर दोस्तों आप सभी लोगों को स्टैनले हॉल को भी क्या कह देते हैं, यहाँ पर बाल मनोविज्ञान का जनक कह देते हैं। क्या कह देते हैं? स्टैनले हॉल को भी बाल मनोविज्ञान का जनक कह देते हैं। और दोस्तों अगर ऑप्शन में दोनों हो, पियाजे भी और हॉल भी, तो आप लोगों को यहाँ पर मैक्सिमम टाइम किस पे जाना है, स्टैनले हॉल की तरफ जाना है, जो कि आपका ऑप्शन सही होगा। क्यों? बाल्यावस्था के जो वर्गीकरण होते हैं वो सबसे पहले स्टैनले हॉल ने प्रस्तुत किए हुए थे, तो इसलिए बाल मनोविज्ञान का जनक स्टैनले हॉल को भी कहा जाता है, जीन पियाजे को भी। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में है ना तो स्टैनले हॉल लगाना वो ज़्यादा सही ऑप्शन हो जाएगा। और आप सभी लोगों से कहा जाए किशोर मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो स्टैनले हॉल को किशोर मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ पर ये मानते थे कि जो बुद्धि होती है वो हमारी क्या होती है, जन्मजात क्षमता होती है। और यह जो है बुद्धि के दोस्तों यहाँ पर विकास के लिए किसको जोर देते थे, आनुवांशिकता को जोर देते थे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे कि बच्चे की बुद्धि के विकास के होने के कारण क्या क्या होते हैं। बच्चे की बुद्धि विकास के होने के कारण सबसे पहला तो होता है आयु। उम्र बढ़ने के साथ साथ बुद्धि में भी दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर क्रमिक परिवर्तन होता है, जैविक परिवर्तन।
सर उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने से हमारी जैविक विकास होता है। अब जो शरीर में जो जैविक परिवर्तन होते हैं, जो चेंजेस होते हैं, वह भी दोस्तों हमारे किसके लिए जिम्मेवार होते हैं? संज्ञानात्मक विकास के लिए जिम्मेवार होते हैं। वो सभी परिवर्तन भी दोस्तों हमारे किस विकास के लिए? संज्ञानात्मक विकास के लिए क्या होते हैं? जिम्मेवार होते हैं। और दोस्तों बच्चा जो होता है अपनी दुनिया के साथ आपस में टच करके, फील करके, इंटरेक्ट करके अपने क्या करता है? ज्ञान का निर्माण करता है। इन्होंने दोस्तों यहाँ पर सामाजिक संपर्क को दोस्तों एकदम से कह सकते हो नकार दिया था, या दोस्तों बहुत कम दोस्तों महत्व दिया था, बहुत कम महत्व दिया था। ठीक बात है। तो इनकी नज़र में सामाजिक महत्व जो होता है दोस्तों बुद्धि के विकास में, वो बहुत कम होता है। इन्होंने जैविक परिपक्वता पर बहुत ज़्यादा जोर दिया हुआ था। ठीक है ना। अब बात आ जाती है सर बच्चे की बुद्धि कार्य कैसे करती है। तो दोस्तों इसके लिए जीन पियाजे ने दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों को अपना सिद्धांत दिया था। जीन पियाजे को, ठीक है ना, विकासात्मक मनोविज्ञान सॉरी गाइस, जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का या डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का फादर भी कह देते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और बताया था बुद्धि का विकास कैसे हो रहा है। तो अब बात आ जाती है, अब बात आ जाती है कि सर इनकी कॉग्निटिव थ्योरी कैसी है। तो कॉग्निटिव थ्योरी में इन्होंने बताया दिमाग काम कैसे करता है। तो सबसे पहला वर्ड आ जाता है स्कीमा। स्कीमा को हम क्या कर देते हैं? सेट पैटर्न ऑफ नॉलेज। दिमाग में उपस्थित सूचनाओं का एक समूह स्कीमा कहलाता है। जैसे जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके दिमाग में एक स्कीमा होता है कि किसी चीज़ को चूसना कैसे। जन्म के समय बच्चे के दिमाग में किस चीज़ का स्कीमा होता है? चूसने का स्कीमा होता है, कि किसी चीज़ को चूसना कैसे है, शक कैसे करना है। तो आप ध्यान रखोगे कि बच्चा चूसने के स्कीमा से ही चीज़ों का दोस्तों यहाँ पर ज्ञान अर्जित करना स्टार्ट कर देता है। स्कीमा जो होता है, ध्यान रखना, ये फिक्स नहीं होता है। ये क्या होता रहता है? समय के साथ बदलता रहता है। कैसे बदलता है वो भी देखेंगे, लेकिन स्कीमा फिक्स नहीं होता है। स्कीमा बनता रहता है, बनता रहता है, बनता रहता है। जैसे जन्म के समय बच्चे को केवल एक चीज़ आती थी, किसी चीज़ को चूसना कैसे है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, किसी चीज़ को चूसना कैसे है, पकड़ना कैसे है, खाना कैसे, पानी कैसे पीना है, चम्मच कैसे पकड़ना है, बालों पे कंघी कैसे करना है, ये सारी चीज़ें भी सीखता जाता है। तो आप देखोगे कि ये जो स्कीमा है दोस्तों यहाँ पर, ये भी दोस्तों क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। इसको चेंज होने की प्रक्रिया को कह देते हैं अडेप्टेशन। अडेप्टेशन जो होती है, जिसको हिंदी में बोला जाता है अनुकूलन, यह स्कीमा में परिवर्तन की क्रिया होती है। क्या होती है दोस्तों? स्कीमा में परिवर्तन की क्रिया। जब बच्चा अपने पुराने स्कीमा में दोस्तों यहाँ पर, ठीक है ना, मदद लेकर के नए ज्ञान का निर्माण करता है, तो ये कहलाता है आत्मसातकरण। जब बच्चा दोस्तों अपने पुराने ज्ञान का प्रयोग करके नए ज्ञान का निर्माण करता है, तो इसे आत्मसातकरण कह देते हैं। जैसे बच्चा अगर दोस्तों पेंसिल से लिखना जानता है, तो पेंसिल से लिखने के ज्ञान का प्रयोग वह पेन से लिखने में भी कर सकता है। बच्चा अगर काली बिल्ली को जानता है, तो काली बिल्ली के गुणों के आधार पर वह सफ़ेद बिल्ली को भी पहचान सकता है। जब बच्चा अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करके, जब बच्चा क्या करे दोस्तों, अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग कर नए ज्ञान का निर्माण करे, उसे कहा जाता है आपका असिमिलेशन या आत्मसातकरण। अब देखो दोस्तों, कई बार जो स्कीमा होता है वो गलत भी हो जाता है। जैसे बच्चा जो है पेन से लिखना जानता था, तो पेन से लिखने के ज्ञान का प्रयोग वह पेंसिल से लिखने में कर सकता है, या पेंसिल से लिखना जानता था तो पेन से लिखने का ज्ञान में प्रयोग कर सकता है। लेकिन उसे एक बार पेंट ब्रश दिया गया दोस्तों, चित्रकला करने के लिए पेंट ब्रश दिया गया। दोस्तों जब हमें अपने पूर्व ज्ञान में या तो सुधार करना पड़े या परिवर्तन करना पड़े, जब हमारा पूर्व ज्ञान या तो अधूरा हो या दोस्तों यहाँ पर गलत हो, तब जो हम परिवर्तन करते हैं उसे कह देते हैं समायोजन। जैसे एक बच्चा जो था, ठीक है, एक बच्चा जो था दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोगों को पता है, वो बिल्ली के बारे में जानता था।
तो वो बिल्ली को जानता था कि भैया बिल्ली के 4 पैर होते हैं और दोस्तों एक पूंछ होती है और दोस्तों ये चारों पैरों पे चलती है। तो वह कुत्ते को देखकर बोल रहा है यह बिल्ली है। तो दोस्तों जब वह अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ करके नए ज्ञान का निर्माण कर रहा है और वो नया ज्ञान जो है कैसा हो, अधूरा हो या गलत हो, तब दोस्तों उसे अपने दिमाग में जो ज्ञान है उसमें सुधार करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसे बोल देते हैं समायोजन। तो इस प्रक्रिया में आप देखोगे असिमिलेशन पहले होता है, अकोमोडेशन बाद में होता है। दोस्तों जब हम पूर्व ज्ञान में क्या करें, सुधार करें, परिवर्तन करें, ये सारी चीजें आप लोगों के किस में आ जाती हैं, अकोमोडेशन। अब दोस्तों जब बच्चा नई आदत सीख लेता है तो उसे पुरानी आदत से क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। तो दोस्तों बैलेंसिंग बिटवीन ओल्ड नॉलेज एंड न्यू नॉलेज इज नोन एज इक्विलिब्रेशन। जैसे बच्चे को जो है यहाँ पर पहले हाथ से चावल खाना आता था, फिर उसे कहा गया चम्मच से खा लो, तो यह एकदम से नहीं सीखेगा। इस आदत को बनाने में उसे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसे हम क्या कह देते हैं, इक्विलिब्रेशन कह देते हैं। तो आप सभी लोगों को पता लग गया होगा बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण कैसे कर रहा है, पूर्व ज्ञान का उपयोग करके नए ज्ञान को बना करके दोस्तों बुद्धि का विकास कर रहा है। अब ऐसे तो बच्चे का दिमाग काम कर रहा है, लेकिन बुद्धि का विकास किन किन चरणों में हो रहा है। तो दोस्तों इसके लिए पियाजे का विकासात्मक सिद्धांत पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, डेवलपमेंटल थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, जिसके लिए दोस्तों इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 4 स्टेजेस पियाजे ने बताई हुई हैं और इनका दोस्तों ये 2 है आप लोगों के लिए चरण दिया गया है। तो इनको अगर मैं एक ग्राफ पे बनाऊं तो पियाजे की थ्योरी का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है ना। पियाजे की थ्योरी का अगर मैं आप सभी लोगों से कहूं कि भैया ग्राफ बनाओ, तो पियाजे की थ्योरी का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, चौथी स्टेज, ठीक बात है, चौथी स्टेज, ठीक बात है। पहली स्टेज एस, दूसरी पी, तीसरी सी, एफ। इनके अनुसार विकास जो होता है एक कैसी प्रक्रिया है, इनके अनुसार विकास एक असतत प्रक्रिया है। पियाजे के अनुसार विकास एक कैसी प्रक्रिया है, असतत प्रक्रिया है। पियाजे के अनुसार विकास जो है जीवन पर्यंत हो रहा है या फिक्स टाइम तक, ध्यान रखना 15 वर्ष तक हो रहा है। तो पियाजे बोलते थे विकास कैसे होता है, फिक्स टाइम तक होता है। पियाजे के अनुसार विकास एक असतत प्रक्रिया है और विकास जो होता है वो किस तक होता है, एक फिक्स समय तक, निश्चित समय तक होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक बात है। और हर अवस्था के अपने अपने इन्होंने गुण भी बताए हुए थे। तो चलते हैं दोस्तों यहाँ पर सेंसरी मोटर स्टेज। संवेदी प्रेरक अवस्था वह अवस्था होती है जिस अवस्था में बच्चा अपने संवेदी अंगों का प्रयोग करके क्या करता है दोस्तों, अपने ज्ञान का निर्माण करता है, ठीक है ना। जैसे दोस्तों मिर्ची के बारे में वह नहीं जानता था तो मिर्ची को उठा करके मुंह में रख करके उसको चख रहा है। तो एक बार बच्चे को मिर्ची के टेस्ट का ज्ञान हो गया तो क्या अगली बार वह मिर्ची का टेस्ट फिर से लेगा, नहीं लेगा। तो इस अवस्था में बच्चा जो है अपने संवेदी अंगों से टच करके फील करके क्या करता है, अपने ज्ञान का निर्माण करता है। इसकी कितनी उप अवस्थाएं हैं, इसकी 6 उप अवस्थाएं हैं। इसकी कितनी उप अवस्थाएं हैं, 6 उप अवस्थाएं। सबसे पहली है प्रत्यावर्ती क्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज। इस अवस्था में वो सारे काम करता है बच्चा जो उसमें दोस्तों जन्मजात होते हैं, उन्हें प्रत्यावर्ती क्रियाएं कह देते हैं। जैसे कि चूसना, निगलना, ये सारी चीजें, ठीक है ना। चूसना, निगलना, पलकें झपकना, ये सारी चीजें करता है। तो दोस्तों ये कहलाती है प्रत्यावर्ती क्रियाओं की अवस्था, ठीक बात है। दूसरी स्टेज होती है प्रमुख वृत्तीय प्रत्यावर्ती क्रियाओं की अवस्था, जो 1 से लेकर 4 माह तक चलती है। इस अवस्था में बच्चा वो काम बार बार करता है, बार बार करने से ही इसका नाम क्या पड़ गया, सर्कुलर पड़ गया। क्या पड़ गया, सर्कुलर, वृत्तीय पड़ गया। मतलब किसी काम को बार बार करना वृत्तीय कहलाता है, चक्र में कहलाता है। तो इस अवस्था में बच्चा वो काम करता है जिन कामों को करने में उसे आनंद आ रहा है, जैसे अंगूठा चूसना, है ना। ये सारी चीजें दोस्तों यहाँ पर बच्चा करने लगता है। तो इसमें मुख्य रूप से आप देखोगे अंगूठा चूसना ही दोस्तों यहाँ पर आता है, ठीक बात है। तो ये आ जाती है प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, ठीक बात है।
तीसरी अवस्था होती है दोस्तों स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। इस अवस्था में बच्चा दूसरी वस्तुओं का सहारा लेकर के वो काम करने लगता है जिसमें उसे मजा आ रहा होता है, जैसे किसी खिलौने को पकड़ के उसको हिलाते रहना। दोस्तों इस अवस्था में बच्चा जो है किसी भी वस्तु को टच करना और टेस्ट करना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। लेकिन अभी उसे चीज़ें याद होना प्रारंभ नहीं हुई हैं, अभी उसे चीज़ें याद होना प्रारंभ नहीं हुई हैं। जैसे एक 5 माह का बच्चा पल्ले में खेल रहा है, आप उसको ये रिमोट दे दो, वो खेलता रहेगा, फिर ये रिमोट छीन लो, तो क्या उसके दिमाग में याद होगा कि सर ने हमें रिमोट दिया था? उसे याद नहीं होगा। अबे तो बस वो चल मार रहा है, मस्त लेटा हुआ है, जो हाथ में आ जाए उसको टच कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, हिला डुला रहा है, बस। लेकिन इसके बाद आप देखोगे बच्चा चीज़ों को याद करना स्टार्ट कर देता है, तो बच्चा जो होता है देखोगे सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन की स्टेज आ जाती है, यानी कि स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमेटा। मतलब अब वो जो भी काम कर रहा है वो उसे याद करने लगता है। तो दोस्तों इस अवस्था में बच्चा दूसरों की नकल करना स्टार्ट कर देता है। इस अवस्था में बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण आना प्रारंभ हो जाता है, जो कि 8 से लेकर 12 माह की आयु में होता है। तो इस अवस्था में बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण आना प्रारंभ हो जाता है। इसी को हम स्टेज ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस की स्टार्टिंग कह देते हैं। इस अवस्था में बच्चा दूसरे को देखकर नकल करना और उनको दोस्तों यहाँ पर कॉपी करना स्टार्ट कर देता है। फिर आ जाती है स्टेज ऑफ टर्सरी कोऑर्डिनेशन स्टेज। यहाँ पर बच्चा किसी भी वस्तु तक पहुँचने के लिए छड़ी का सहारा लेना। दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर बच्चा जो है, ठीक है ना, अपने अनुसार दोस्तों यहाँ पर किसी भी काम को क्या कर देता है, करना आदि स्टार्ट कर देता है कि कोई चीज़ कैसे होगी। जैसे फुटबॉल में लात मारने पर वो दूर चली जाती है, ये सारी काम दोस्तों यहाँ पर बच्चा क्या करने लगता है, करना स्टार्ट कर देता है। ठीक बात है। और फिर आ जाती है मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की अवस्था। तो इस अवस्था में बच्चा जो होता है काम करता है और दोस्तों अपने अनुभवों के आधार पर सीखना स्टार्ट कर देता है। जैसे बच्चा खेल रहा था मोमबत्ती के साथ, यहाँ पे हाथ रख दिया, जल गया, अगली बार वह मोमबत्ती को टच नहीं करेगा। तो फिर आप देखोगे बच्चे के दिमाग में और भी चीज़ों के ज्ञान बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी संवेदी प्रेरक अवस्था। इसकी 6 उपावस्थाएं थी जिनको आपको याद करना है। ठीक बात है। सबसे पहली रिफ्लेक्स वाली, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी स्कीमा, फिर टर्सरी, फिर आप लोगों का मेंटल कॉम्बिनेशन। इजी स्टेजेस हैं। इस अवस्था में 2 गुण देखने को मिलते हैं। सबसे पहला वस्तु स्थायित्व, जो बच्चे में 7 से लेके 8 माह में दोस्तों स्टार्ट हो जाता है और दोस्तों दूसरे वर्ष तक अंत तक चलता है। इस अवस्था में आप देखोगे बच्चा किसी भी वस्तु के जहाँ पर वह है उसी को उसी रूप में मानता है। जैसे खिलौना जो है अगर किसी बिस्तर के नीचे गिर गया तो वहाँ पर वह बार बार जा कर के उसे ढूंढेगा, उसे लगता है कि वो जहाँ गिरा था वो वहीं होगा, है ना। इस अवस्था में बच्चे में स्ट्रेंजर एंजाइटी होती है, जैसे अनजान व्यक्ति के पास जाने पर वह रोने लगता है। ठीक है ना। इस अवस्था में के अंत में बच्चे की प्रत्यावर्ती क्रियाओं का अंत हो जाता है। बच्चा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करना स्टार्ट कर देता है, जैसे किसी भी टॉफ़ी को पकड़ना, किसी भी दोस्तों यहाँ पर खिलौने को पीछा करना, और दोस्तों यहाँ पर बच्चा चरणों को याद रखना स्टार्ट कर देता है, जैसे पानी कैसे पीना है, किसी बॉल को कैसे पकड़ना है, ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर देता है। फिर आ जाती है प्री ऑपरेशनल या प्री ऑपरेशनल स्टेज या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसकी 2 उप अवस्थाएं हैं। इसकी कितनी उप अवस्थाएं हैं? 2 उप अवस्थाएं हैं। सबसे पहली तो है दोस्तों यहाँ पर प्री कंसेप्चुअल। इस अवस्था में बच्चे के कॉन्सेप्ट बनना स्टार्ट होते हैं, जैसे रंगों के नाम, फलों के नाम, सब्जियों के नाम। ये आप सभी लोगों को क्या बचपन से ही आते थे? नहीं, धीमे धीमे सीखे। तो जो प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज होती है दोस्तों, यहाँ पर आप देखोगे बच्चे में एनिमिज्म का गुण या जीववाद का गुण पाया जाता है, जहाँ पर बच्चा निर्जीव वस्तुओं को भी क्या करता है, सजीव मानता है और उनको सजीव मान करके, ठीक है ना, यहाँ पर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करता है। जैसे डॉल को खाना खिलाना, टेडी बियर को दोस्तों यहाँ पर नहलाना, ये एनिमिज्म में आता है। ईगो सेंट्रिज्म, यहाँ पर बच्चा केवल अपनी ही बात को महत्वपूर्ण मानता है, वो अपनी ही बात को इम्पोर्टेंस देता है, दूसरे की बात को इम्पोर्टेंस नहीं देता है। जैसे यहाँ पर कितनी बॉलें लगी हुई हैं, यहाँ पर कितनी बॉल लगी हुई हैं, यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर कितनी बॉल लगी हुई हैं? 9 बॉल, 3 6 बॉल लगी हुई हैं। एक बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है और यहाँ पर बैठे हुए हो आप।
आप बोल रहे हो कि यहाँ पे 6 बॉल है, लेकिन बच्चा बोल रहा है यहाँ पर कितनी बॉल है, 3 बॉल है। क्यों? यहाँ से देखने पर 3 बॉलें दिखा रही है और यहाँ से देखने पर 9 गेंदें दिखाई दे रही हैं। तो बच्चा आपकी बात नहीं मानेगा, वो केवल अपनी ही बात मानेगा। क्यों? क्योंकि उसे केवल अपनी ही साइड से दिख रहा है कि सामने 3 गेंदें हैं, मतलब है बोल रहा है, पीछे पीछे क्या है हमें मतलब नहीं है। वो केवल अपनी ही बात को क्या करेगा, महत्व देगा। ये कहलाता है ईगो सेंट्रिज्म। सेंट्रेशन दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे, बच्चा जो होता है किसी वस्तु के एक गुण पर अटक जाता है, इसे हम बोल देते हैं क्या, सेंट्रेशन। क्या बोल देते हैं? सेंट्रेशन बोल देते हैं। ठीक बात है। इस अवस्था में बच्चे में इरिवर्सिबिलिटी का भी गुण पाया जाता है। बच्चा संख्या, आकार, वस्तु आदि को देखने को, क्रम को याद नहीं रख पाता है। जैसे 2 + 2 = 4 तो याद है, लेकिन अगर आप उससे 4 - 2 पूछ लोगे तो उसे नहीं आएगा। इस अवस्था में बच्चा परागणात्मक तर्कण भी दोस्तों स्टार्ट कर देता है। दोस्तों किसी भी वस्तु को देखकर उसके कारण का जानना, ये परागणात्मक तर्कण कहलाता है। और इस अवस्था में बच्चे में प्रतीकात्मक खेल, क्या दोस्तों यहाँ पर प्रतीकात्मक खेल, या दोस्तों यहाँ पर सिंबॉलिक प्ले, क्या दोस्तों यहाँ पर सिंबॉलिक प्ले का गुण भी देखने को मिलता है। इस अवस्था में बच्चे जो है जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि सीख जाते हैं। ये सेकेंडरी स्टेज है, इसको इंट्यूटिव स्टेज कह देते हैं। यहाँ पर बच्चा चीज़ों को, जो चीज़ जैसी है उसके बारे में देख करके समझना स्टार्ट कर देते हैं। और इस अवस्था में बच्चे का चिंतन कैसा होता है, वास्तविक होता है। जैसे घर को देख करके उसको जोड़ जोड़ करके पहेली बनाना, ठीक है ना। यहाँ पर पेनों को देख करके उनको मिला जुला करके देख करके उनमें ढक्कन लगाना, ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर किस में आ जाती हैं, रियलिस्टिक थिंकिंग में आ जाती हैं। इस अवस्था में आप देखोगे बच्चे में तर्क का ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। इस अवस्था में तर्क का क्या मिलता है, अभाव देखने को मिलता है। अब अगली अवस्था आ जाती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम लोग बोल देते हैं स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, या दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है और बच्चे में दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे उसके इमोशंस में स्थिरता आने लगती है और बच्चे में वैल्यूज़ का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। इस अवस्था में बच्चे में रिवर्सिबिलिटी का गुण आ जाता है, जिसमें बच्चा किसी भी वस्तु के सीधे क्रम को साथ साथ उल्टे क्रम को भी समझना स्टार्ट कर देता है। जैसे अब बच्चा 1 से लेके 100 तक की गिनती को भी समझ लेगा, साथ में 100 से लेके उल्टी 1 तक की गिनती भी लिखना स्टार्ट कर देता है। इस अवस्था में बच्चे में कंजर्वेशन का गुण आ जाता है, जिसमें बच्चा वस्तु की आकार, मात्रा आदि के गुणों को याद रखने में क्या होता है, सक्षम होता है। कंजर्वेशन का गुण आता क्यों है? कंजर्वेशन का गुण आता है, आप सभी लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पर, विकेंद्रण के कारण। किसके कारण आता है? विकेंद्रण के कारण। क्यों? अब वह वस्तु के केवल एक गुण पर ध्यान नहीं देता है, वस्तु के अन्य गुणों पर भी ध्यान देता है। इस अवस्था में बच्चे के तार्किक चिंतन की अवस्था स्टार्ट हो जाती है। इस अवस्था में बच्चे का अहम केंद्रण त्याग करके वह सामाजिक होना प्रारंभ कर देता है। बच्चा इस अवस्था में वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत करना और उनको जोड़ना आदि स्टार्ट कर देता है। ठीक बात है। और इस अवस्था में बच्चा अपने अनुभवों के आधार पर नियम बनाना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। इस स्टेज में बच्चा अपने एक्सपीरियंस के आधार पर नियम बनाना, उनके बारे में सोचना आदि क्या कर देता है, प्रारंभ कर देता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों से पूछा जाए कि एक लड़का जो है यहाँ पर वो ये समझता है कि इस पतले से गिलास में जो पानी भरा हुआ है वो ज़्यादा है और इस गिलास में पानी यहाँ पर कम है, तो वो कम है, जबकि पानी दोनों में बराबर है। तो ये किस गुण के अंतर्गत आएगा? ये आ जाएगा आपका कंजर्वेशन के। लेकिन अगर ऑप्शन में कंजर्वेशन नहीं है तो इसका आंसर क्या लगाओगे आप? डिसेंटरिंग लगाओगे। ठीक बात है। सीटेट के 2022 के इस बार के पेपर में ये क्वेश्चन आया था, है ना, और ये क्वेश्चन सर करने गए थे, ये क्वेश्चन सर ने गलत कर दिया था, इसलिए सर ने आपको बता दिया ताकि आप लोग गलत ना करो, है ना। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, अगर ऑप्शन में कंजर्वेशन ना हो तो दोस्तों इसका आंसर क्या लगाओगे? डिसेंटरिंग लगाओगे। क्यों? बच्चा वस्तु के अन्य गुणों को भी क्या कर सकता है, देख सकता है, समझ सकता है। ठीक बात है। तो आई होप ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। अगली स्टेज जो होती है, जो लास्ट स्टेज होती है, इसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कह देते हैं। यह पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कैसी अवस्था है? लास्ट अवस्था है। यह पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की कैसी अवस्था है?
लास्ट अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा जो होता है कंप्लीटली लॉजिकल सोचना स्टार्ट कर देता है और इस अवस्था का मेन गुण होता है अमूर्त चिंतन। तो इस अवस्था में बच्चा अमूर्त रूप से चीज़ों को सोचना समझना प्रारंभ कर देता है। और इस स्टेज में आप देखोगे बच्चा टफ से टफ सब्जेक्ट जैसे आपका हिस्ट्री हुआ, सिविक्स हुआ, ज्योग्राफी हुआ, केमिस्ट्री हुआ, ये सारी चीज़ों को करना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि भैया आप देख रहे होगे इस अवस्था के अंत में बच्चे में दोस्तों यहाँ पर कल्पना करने का गुण, इमेजिन करने का गुण आदि क्या हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक बात है। इस अवस्था में बच्चा हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है किताब में दिए गए नियमों का प्रयोग करके, दिए गए नियमों का प्रयोग करना, ये हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग में आ जाती है। बच्चा इस अवस्था में अमूर्त नियमों का प्रयोग करना स्टार्ट कर देता है। बच्चा एक ज्ञान का प्रयोग दूसरे ज्ञान में करना प्रारंभ कर देता है। लर्निंग का दोस्तों ट्रांसफर करने लगता है। परिकल्पना निर्माण दोस्तों, खुद की दोस्तों यहाँ पर दिमाग का प्रयोग करके एक समस्या के संभावित हलों को भी दोस्तों बच्चा निकालना स्टार्ट कर देता है। इस अवस्था के अंत में आप देखोगे बच्चे में समस्या समाधान करने का गुण भी दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये था आप लोगों का पियाजे का सिद्धांत। अब दोस्तों क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं यहाँ से कि इसका एक टीचर की क्लास में क्या उपयोग है। तो दोस्तों यहाँ पर पियाजे ये बताते हैं कि बच्चे करके ज़्यादा सीखते हैं। पियाजे ने कभी भी किसी भी चीज़ को सीखने के लिए रटकर सीखने पर जोर बिल्कुल नहीं दिया है, मारने पीटने पर जोर बिल्कुल नहीं दिया है। क्या इन्होंने किसी भी चीज़ को सीखने के लिए समाज में किसी की हेल्प लेने पर जोर बिल्कुल नहीं दिया है। ये संज्ञानात्मक रचनावादी थे। तो दोस्तों ये बोलते थे कि जो ज्ञान होता है वो कैसे बनता है, पूर्व ज्ञान का प्रयोग करके, पूर्व ज्ञान का, ठीक है ना, प्रयोग कर बनता था। तो दोस्तों यहाँ पर ये कैसे थे, संज्ञानात्मक रचनावादी थी। ये बोलते थे कि जब बच्चा किसी भी चीज को कर रहा है, सीख रहा है, तो वह खुद खोजने की प्रवृत्ति को क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। तो ये खोज द्वारा अधिगम पर जोर देते थे। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, आप सभी लोगों को एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर खोज द्वारा अधिगम पर और किसने जोर दिया है। तो ध्यान रखना जेरोम ब्रूनर ने भी आप लोगों की खोज विधि पर जोर दिया हुआ है। और एक और विधि होती थी, ठीक है ना, एक और खोज विधि होती थी, एक और खोज विधि होती थी जिसको आप सभी लोग किस नाम से जानते हो दोस्तों यहाँ पर, ठीक है ना, ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक विधि, ह्यूरिस्टिक विधि को भी दोस्तों खोज विधि कह देते थे, जो कि आप लोगों को किसने दी हुई थी, जो कि आप लोगों को आर्मस्ट्रॉन्ग महोदय ने दी हुई थी। किसने दी थी, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग महोदय ने दी हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर एक खोज विधि ब्रूनर की है, एक आर्मस्ट्रॉन्ग की है, दोनों का नाम याद रखना, ठीक है ना। इन्होंने खोज द्वारा अधिगम पर जोर दिया हुआ है। इन्होंने दोस्तों ये बताया था किसी भी वस्तु को सीखते समय अगर बच्चा उसको अपने हाथों से सीख रहा है, अपने हाथों से टच करके फील करके सीख रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों को पता होगा कि यहाँ पर बच्चे की सीखने की दर भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और दोस्तों इन्होंने बच्चे को समस्या समाधान के द्वारा सीखने पर जोर दिया है कि बच्चा सीखने के दौरान थोड़ी थोड़ी समस्याएं हल करेगा तो ज़्यादा सीखेगा। यहाँ पर इन्होंने शिक्षक को एक फैसिलिटेटर या गाइड के बारे रूप में भी बताया है। और इन्होंने ये कहा था कि पढ़ते समय सभी बच्चों के सीखने की स्पीड एक समान नहीं होती है, सभी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं, तो उनका सम्मान करो, उनको दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ने में मदद करो। और अधिगम के लिए तैयार होना, बच्चे को दोस्तों सीखने के लिए तैयार होने पर इन्होंने जोर दिया था। इन्होंने ये कहा था जैसे कि एक बच्चे को अगर आप क्या पढ़ाना चाहते हो, फिजिक्स पढ़ाना चाहते हो, तो फिजिक्स पढ़ाने के लिए अमूर्त चिंतन करना जरूरी है। तो ये बोलते थे कि जब तक 12 साल का नहीं हो जाता है बच्चा क्या ढंग से फिजिक्स पढ़ पाएगा, कमेंट करके बताओ। क्या जब तक बच्चा अमूर्त चिंतन करना स्टार्ट नहीं कर रहा है तब तक क्या बच्चा खुद की दम से यहाँ पर फिजिक्स पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। तो इन्होंने दोस्तों हर चीज़ के सीखने के लिए यहाँ पर बताया था कि
एज को दोस्तों यहाँ पर बच्चे को परिपक्व होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर इन्होंने हर चीज को सीखने को अवस्थाओं से जोड़ करके बताया था, ठीक बात है। और इन्होंने विकास के लिए किन पर जोर दिया था? जैविक कारकों पर, बायोलॉजिकल फैक्टर्स पर अत्यधिक जोर दिया हुआ था। इनकी आलोचनाएं क्या क्या है? इनकी आलोचना ये है, इन्होंने संस्कृति और समाज को बिल्कुल नकार दिया था। ये बोलते थे बच्चे की बुद्धि के विकास में परिवार का कोई योगदान नहीं होता है, समाज का कोई योगदान नहीं होता है। इन्होंने ट्रेनिंग के इफेक्ट को महत्व नहीं दिया था। ये बोलते हैं कि भैया बच्चा जब तक गाड़ी नहीं चला सकता है जब तक वह दिमाग के रूप से परिपक्व ना हो। जबकि आपने सर्कस में देखा होगा, एक 12 साल का लड़का मोटरसाइकिल चला रहा था सर्कस में, है ना। तो इन्होंने ट्रेनिंग के महत्व को दोस्तों यहाँ पर जोर नहीं दिया हुआ है। और दोस्तों इनके अनुसार विकास एक फिक्स टाइम तक होता है, जबकि रियल लाइफ में देखोगे विकास कब तक होता है? जीवन पर्यंत होता है। इन्होंने दोस्तों विकास को किस में बांटा हुआ है? अवस्थाओं में बांटा हुआ है। जबकि आप देखोगे हम बच्चे को वातावरण दे करके भी क्या कर सकते हैं? कुछ चीज़ें सिखा सकते हैं। और ये दोस्तों इनकी थ्योरी को याद करने का एक छोटा सा मैप है, SPCF करके, आप इसे याद रख सकते हो। तो चलिए दोस्तों इनके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनको कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, सभी लोग आंसर करो, ठीक है। मैं साइड में हो गया, आप सभी लोग पढ़ो फिर आंसर करो। आई होप आप सभी लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। अब हम दोस्तों इसका आंसर करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बच्चों की समस्याओं को सुलझाने के कौशल में सुधार करने के लिए क्या किया जा सकता है? केवल विचारों के बारे में बात करने के लिए बच्चों को आमंत्रित करें, बच्चों से केवल कहानियों के लिए चित्र बनाने को कहें, बच्चे को ब्लॉक और मॉडल का उपयोग करने के लिए कहें। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, इन सभी ऑप्शंस में से आप देखोगे कि बच्चे की बातों को दोस्तों हम क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे, बच्चे की कहानियों को समझेंगे। ब्लॉक और मॉडल दोस्तों यहाँ पर किसी भी चीज़ को देख करके उसके समस्या का हल कैसे किया जाए इसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर डी इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न का उत्तर करो। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं में वस्तु स्थायित्व कब देखने को मिलता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस हमें कब देखने को मिलता है? उत्तर करो दोस्तों। ऑब्जेक्ट परमानेंस आप सभी लोगों को किस स्टेज में देखने को मिलता है? तो ऑब्जेक्ट परमानेंस आप सभी लोगों को पहली अवस्था में देखने को मिलता है, जिसे हम सेंसरी मोटर स्टेज कह देते हैं। इस अवस्था में 2 गुण बहुत है, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस और एक हो जाता है स्ट्रेंजर एंजाइटी, ठीक बात है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ऑब्जेक्ट परमानेंस भी किस मंथ से स्टार्ट होता है? 7 to 8 मंथ से स्टार्ट होता है। चलो अगले प्रश्न का उत्तर करो। पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कब से लेके कब तक स्टार्ट होती है? प्री ऑपरेशनल स्टेज बताना है, कब से लेके कब तक स्टार्ट होती है। देखो भाई सीधी सी बात है, स्टेजेस को और ईयर को तो याद रखना ही। SPCF से, S होती है 0 से 2, P होती है 2 to 7, ये होती है 7 to 11, ये होती है 11 to 15। तो आप सभी लोगों को प्री ऑपरेशनल पूछा गया है, 2 से लेके 7 वर्ष इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो ये तो आपको याद होना ही चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आ जाऊं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मुख्य निर्धारक कौन है? देखो अगर मैं यहां पर लेव वाइगोस्की लिख देता,
तो आंसर हो जाता डी, बट प्याजे हैं तो आंसर क्या होगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 का क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो दोस्तों अगले प्रश्न का उत्तर करो। ओके, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सेपरेशन एंजाइटी कब कम हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा, एक बच्चे की माँ उसको कहाँ पर गई है, स्कूल छोड़ने के लिए गई है। जैसे ही माँ जाने लगती है बच्चा रोना प्रारंभ कर देता है, क्यों। आंसर होगा सेपरेशन एंजाइटी। सेपरेशन एंजाइटी बच्चे की किस आयु में धीमे धीमे थोड़ी थोड़ी सी कम हो जाती है, ये आपको बताना है। उत्तर होगा 3 से लेके 4 वर्ष। 3 से लेके 4 वर्ष का बच्चा आप देखोगे स्कूल जाना स्टार्ट करने, तो मतलब स्कूल नहीं, प्री स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है, आंगनवाड़ी जाना स्टार्ट कर देता है। यही इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये था हम लोगों का प्याजे से रिलेटेड एक सेशन। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जिन भी बच्चों का DSSB PRT का पेपर है, वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को दोस्तों यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी ऐप डाउटनट ऐप पर आप सभी लोगों को दोनों बैचेस मिल जाएंगे। तो दोस्तों इसमें आप लोगों का पेपर 1 भी कवर है, इसमें आप लोगों का पेपर 2 भी कवर है। पेपर 1 दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का 100 नंबर का होता है, पेपर 2 भी 100 नंबर का होता है, जो कि पूरा जो है यहाँ पर किसके रिलेटेड हो जाता है, पेडागोजी, साइकोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड सब कुछ होता है। तो ये कंप्लीट बैच आप लोगों के लिए DSSB का दोस्तों अवेलेबल है, इसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिमांडेड बैच CTET का पुनः नया बैच आ चुका है, जो कि आप लोगों के 2022 के CTET के लिए बहुत उपयोगी है। इस बैच में आप ज्वाइन कीजिए। यह बैच आप लोगों को नए पैटर्न पर आधारित है। यह बैच में आप सभी लोगों को, सभी फैकल्टीज़ जो है यहाँ पर आप लोगों के नए पैटर्न पर बेस्ड जो क्वेश्चन पेपर है उसको कराएंगी। साथ में ऑनलाइन मॉक टेस्ट अवेलेबल है, नोट्स हैं, होमवर्क है, PDF वगैरह सब कुछ इसी में मिल जाएगा। इसके लिए जस्ट आपको कूपन कोड यूज़ करना है DNTET1500। और इसी के साथ DSSB PRT का पेपर 2 का बैच, साइंस और मैथ का दोनों अवेलेबल हैं, इन्हें आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और साथ में सुपर टेट का भी बैच, इसमें आप लोगों को CDP, टीचिंग स्किल्स और लाइफ स्किल तीनों सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप इसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं दोस्तों आप सभी लोगों से। इन सभी बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर कॉल या इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आज पढ़ा था हम लोगों ने प्याजे की थ्योरी, कल पढ़ेंगे लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार एंड जय हिंद।